आदरणीय मंच और सामने बैठे आप सब बहुत थक चुके हैं, समय बहुत कम है। मुझे जो कुछ कहना है मैंने लिख दिया है। हो सकता है इस पर और बात हो, क्योंकि भारतीयता अपने आप में एक ऐसा विषय मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ समूहनाथ जी का कि उन्होंने इस विषय पे मुझे पढ़ने और सोचने का मौका दिया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे मैं क्या कहना चाह रहा था वो आपको शायद उसका इशारा मिल जाए। पहली बात तो ये कि भारतीयता एक बहुत ही अस्पष्ट सा मामला है, ये इतना आसान नहीं है। एक आयरिश विद्वान हुए बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रीयता और भारतीयता चूंकि बहुत ही सीधा संबंध है, तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए बेनेडिक्ट ने कहा कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद एक ऐसा पद है, एक ऐसा समूह है, कल्पित इमेजिन्ड कम्युनिटी शब्द दिया उन्होंने। तो एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से मिलता नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता, लेकिन वह अपनेपन के लिए संघर्ष करता है। मतलब कन्नड़ भाषी जो है वो जो असमी भाषी है उससे मिलता नहीं है, उससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, इसके बावजूद वह भारतीय होने के अपनेपन के लिए संघर्ष करता है। तो ये संघर्ष जो है बहुत ही अमूर्त किस्म का होता है। तो भारतीयता सबकी, भारत की भारतीयता क्या है, ये क्या है, क्योंकि भारतीयता एक ऐसा विषय है जिसका हर किसी की अपनी भारतीयता हो सकती है। मेरी भारतीयता आपकी भारतीयता से अलग हो सकती है। एक बात ये, भारतीयता कोई इतनी भी अमूर्त चीज नहीं है कि हम उसे थोड़ा सा दूर जाके न समझ सकें। कम से कम भारत के संदर्भ में भारतीयता 2 कालखंडों में बट जाती है। के संदर्भ में भारतीयता कम से कम 2 कालखंडों में बढ़ती है। एक भारतीयता बनती है आजाद भारत की, दूसरी भारतीयता बनती है परतंत्र भारत की, उसके पहले की भारत, आजादी के पहले के भारत की। तो जो आजाद भारत की भारतीयता बनेगी वो बनेगी संविधान के उन मूल्यों के साथ, संविधान के उन ऊंचे आदर्शों के साथ जिसके साथ हम अपने नागरिक बोध और नागरिक सुरक्षा के साथ जीते हैं। मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आपसदारी, बहनापा, बंधुत्व के साथ बहनापा न कहते अपने आप में हमें भारतीयता को छोड़ देंगे। तो आजाद भारत की भारतीयता बनती है संविधान के ऊंचे मूल्यों से। उसके पहले की, यानी जिसे बहुत लंबा चौड़ा शायद भाई आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक अस्पष्ट सी और कुछ ताकतवर लोगों के साथ, जैसे आप गंगा जमुनी तहजीब ऐसा कुछ कह रहे थे, एक शासक वर्ग और कुछ ताकतवर लोगों की आपस में साझेदारी थी, आपस में आपसी समझ थी कि हम कैसे इस देश पे शासन करेंगे। तो मैं उसे कभी एका नहीं कहना चाहता। हमेशा से इसके पहले की जो भारतीयता रही है बहुत ही भ्रामक किस्म की परिस्थिति पैदा करती है वो। लेकिन ऐसा संविधान की बात मुझे अब तुरंत रोक दीजिएगा, जैसे ही समझ हो जाए। जो आजाद भारत की भारतीयता बन रही है, स्वतंत्रता, समानता और आजादी का, इसका कोई सूत्र हिंदुस्तान में पहले नहीं था। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, इसका सूत्र था। हम सामान्यतः समझ लिए कि जो हमारी भारतीयता के लक्षण है, हमारी भारतीयता के जो गौरव हैं, वो सिर्फ संविधान के साथ शुरू होते हैं, उसके पहले कहीं नहीं थे। हम चलो ध्यान से देखेंगे तो जो आजादी का संघर्ष है अपने आप में स्वतंत्रता का संघर्ष है। इस संघर्ष के साथ साथ जो एक स्वर था लगातार साथ दे रहा था, वो थी संत कविता की स्वर। कम से कम हिंदुस्तान में संत कविता एक ऐसी धारा हुई जिसके पास वैकल्पिक राज्य का एक नक्शा था। उसके पास राज्य यानी भारतीयता के कुछ ऐसे साफ मूल्य थे जिसके साथ वो दूर तक आया और जिसकी परिणत संविधान में होती है। वो था, आप चले जाइए रैदास के पास, क्या कह रहे हैं रैदास जब कह रहे हैं ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, बड़ो सबो सब सम रहे। रैदास रहे प्रसन्न, ये बड़े छोटों के समान रहने की जो महा इच्छा है, महास्वप्न है, सबको अन्न मिलने का जो महास्वप्न है, मूलतः संसाधनों के समान बंटवारा का स्वप्न है।
रैदास के यहाँ, रैदास के बेगमपुरा, जैसे बेगमपुरा का जो राज्य का एक नक्शा देते हैं, बेगमपुरा के संविधान की जो उद्देशिका है बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पर बड़ों छोटों को सम रहना है और सबको अन्न मिलना है, यानी सब जो संसाधनों का बंटवारा होगा सबको बराबर होगा। ठीक उसके बाद कबीर के यहाँ चले आइए, अमर देशवा। कबीर तो अपने अमर देशवा के संविधान में सब कह रहे हैं कौन नहीं रहेगा वहां पर। वहां ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य नहीं रहेगा, शूद्र नहीं रहेगा, वहां ताकतवर शक्तियां नहीं रहेंगी। उससे आगे बढ़कर वो धार्मिक नेताओं पे, यानी मिथकीय नेताओं पे प्रश्न करते हैं। वहां ईश्वर नहीं रहेगा, अल्लाह नहीं रहेगा, शेख नहीं रहेगा, पंडित नहीं रहेगा, मुल्ला नहीं रहेगा। कबीर का अमर देशवा रैदास के बेगमपुरा से आगे का एक राज्य रिश्ता है। और बाद में अब मैं यहाँ पे बहुत साफ कर देता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ संत कविता के पास था। ठीक समानांतर भक्त कविता चल रही थी और भक्त कविता संत कविता के इस राष्ट्रीयता, इस भारतीयता के जितने भी मूल्य थे उनके खिलाफ बात कर रही थी। हो सकता है मेरे नाम लेने से थोड़ा सा विवाद हो जाए। तुलसी का राम राज्य, जैसे रैदास का बेगमपुरा है, कबीर का अमर देशवा है, ठीक वैसा ही एक स्वप्न तुलसी का राम राज्य है। मैं उदाहरण नहीं देने वाला हूं, आप सब जानते हैं कि वो कैसा राम राज्य होने वाला है। वर्णाश्रम व्यवस्था, ऐसी खतरनाक और त्रासद व्यवस्था का ऐसा समर्थन वो भक्त कविता के पास था। तो इस बात को साफ रखना है कि संत कविता के पास जो मूल्य थे, जो राष्ट्रीयता थी, भारतीयता थी, वो भक्त कविता उसको कैरी नहीं करता। मैं बहुत बोल चुका हूँ। बाद के भी कवियों ने इस तरह की बातें की। पंजाबी के मेरे बहुत प्रिय, बहुत मशहूर कवि पाश, भारत के बारे में पाश के पास 3 कविताएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक का जिक्र करूंगा, जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद जो कविता लिखी पाश ने। पाश साहब कह रहे हैं अगर उसका कोई खानदानी भारत है तो उस भारत से मेरा नाम काट दिया जाए। जब सर्वश्री दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता, तो इस सवाल के साथ एक और सवाल बनता है कि फिर देश क्या होता है, यानी राष्ट्रीयता क्या होती है, भारतीयता क्या होती है। अगर भारत कोई नक्शा नहीं है, कोई कागज पे बना नक्शा नहीं है, तो क्या है फिर? वो है हर किसी की राष्ट्रीयता, हर किसी की भारतीयता अपनी अलग होगी। भारत मुझ पे कैसे खुलता है? मैं यहाँ के आज को कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने दलित पोएट होने को एड्रेस नहीं किया, मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हिंदू जैसा एक प्लेटफॉर्म आता है और वो मेरी पहचान, चूंकि मेरा सोशल लोकेशन में है, इसलिए मेरे कविता का लोकेशन ये होगा। मैं अपनी भारतीयता बताऊंगा, मैं किन अर्थों में भारतीय हूं, मैंने कभी नहीं कहा। आखिर क्या है दलित पोएट्री? ऐसा नहीं कि ऐसा दलित पोएट कहे जाने से मुझे शायद मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दोहन करें। कोई ताकतवर सत्ता समूह यह नहीं तय करेगा कि बिहार वैभव की या किसी की भी भारतीयता क्या होगी। वो भारतीयता उसके भीतर से आएगा। वो जो कहेगा यह असाध्य बीड़ा है, अज्ञेय का असाध्य बीड़ा है, सब पर अलग अलग खुलेगा और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको एक कर दे। आखिरी में एक बात मेरे रचनात्मक अंतर्दृष्टि को लेकर, इतने से साफ हो गया होगा। भगवत राव का कविता संग्रह आया दी हुई दुनिया। ये दुनिया जो हमें मिली है, जो मुझे मिली है, जन्म के साथ जो मुझे मिल गई, उसको बेहतर करने की, उसे और सुंदर, जितना सुंदर या असुंदर मिला था उसको और सुंदर बनाने की जितने भी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जितने भी प्रयास होंगे, जितने भी कोशिशें होंगी, उन सब के पक्ष में लिखा गया साहित्य मेरी अंतर्दृष्टि निर्मित करता है और मैं उन्हीं निर्मितियों और उन्हीं मूल्यों के साथ लिखता पढ़ता रहा हूं, रहूंगा। पुरस्कार के लिए भारतीय भाषा परिषद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।